नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत स्वागत है। और ठीक उस समय जब आप और हम फिर एक बार हिंदी दिवस 14 सितंबर मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत समीचीन है, बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है कि आखिर मातृभाषा, मैं यहाँ हिंदी की बात अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं मातृभाषा की भी बात कर रहा हूँ। एक तमिल व्यक्ति, मातृभाषा तमिल; एक कन्नड़, मातृभाषा कन्नड़; मराठी, मातृभाषा मराठी; बघेली, बुंदेली, निमाणी, मालवीय, ये बोलियां हो गई, लेकिन ये भी मातृ बोलियां कह लीजिए। और वो श्लोक भी मुझे याद आता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर ये कहा है कि मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है, तो ये कहने के पीछे भाव क्या होगा? वहाँ का परिवेश, वहाँ की भाषा। जैसे ही हम अपने नज़दीक के गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं तो हमारी बाँछें क्यों खिल जाती हैं? क्योंकि हमें अपनी भाषा सुनाई देने लगती है। हम अमेरिका रहे, हम तमिलनाडु रहे, कोई तमिलियन होगा तो वो दिल्ली से जब तमिलनाडु की सीमा का पहला स्टेशन होगा और जहाँ तमिल सुनना शुरू हो जाएगा, बाँछें खिल जाए, अरे देखो अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी बोली। और इसी तरह हम हिंदी भाषी, जहाँ हिंदी की गूंज सुनाई देने लगती है, अरे कितने दिनों के बाद हिंदी सुन रहे हैं। लेकिन मातृभाषा के लिए जब हम ये कहते हैं यानी मातृ समतुल्य है वो, तो एक दायित्व तो हमारा भी है। जैसा इसके पहले के एपिसोड में गणेश चतुर्थी पर हमने ये जाना था कि गणेश प्रथम पूजनीय इसलिए हैं कि उन्होंने मातृ और पितृ सत्ता को संसार में श्रेष्ठ माना, और इसीलिए देवाधिदेव महादेव ने कहा कि तुम प्रथमेश होगे। तो हिंदी के प्रति हमारा, या मैं फिर व्यापक कर रहा हूँ इस प्रश्न को, कि जो भी हम भाषा या बोली बोलते हैं उसके उत्थान उन्नयन के लिए हमारा दायित्व क्या है, इस पर समीचीन दर्शन, प्राचीन दर्शन, वर्तमान दर्शन, हमारी सनातन परंपरा भी क्या कहती है, इसको जानेंगे। मानस परमज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से, जिनका अध्यावसाय भी संयोग से इसी प्रिय भाषा से जुड़ा है, और उनके मुंह से हिंदी को सुनना ऐसा लगता है कि किसी प्रांजल वन क्षेत्र से कोई बहुत रमणीक झरना बहता हुआ अपनी सुरम्य ध्वनि, सुरीली ध्वनि के साथ बहता चला आ रहा है, उतरता चला आ रहा है। प्रणाम करता हूँ आपको जी। आज यही हिंदी। आपने आज ऐसा लगा कि आज आप अपनी माँ भारती का अभिषेक पुष्पों से, मानसरोवर के जल से, स्वर्ग गंगा से कर रहे हैं जी। अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं। वाह वाह वाह। क्योंकि हिंदी का चिंतन करना ही, हिंदी भाषा नहीं है। वाह। भाषा छोटा शब्द है हिंदी के लिए। हिंदी भावाभिव्यक्ति है। आपके अंतर्मन के भाव को व्यक्त करने का सबसे सुंदरतम साधन हिंदी है। चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, यदि वो अव्यक्त है कुछ उसका और व्यक्त होना चाहता है तो केवल हिंदी में हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाव सागर है। और ऐसे मीठे जल का सागर है जिसमें सब भाषाएं समाहित होकर स्नान करती हैं। हिंदी में सारी भाषाएं एकत्रित होकर मिल जाती हैं। देखिए, हम सबसे पहले भाषा की थोड़ी सी संक्षिप्त यात्रा करते हैं। अति प्राचीनतम भाषा जिस पर वेदों की रचना की गई है, प्रमाणित तौर पर वो वैदिक संस्कृत है। उससे प्राचीनतम कोई भाषा नहीं। वैदिक संस्कृति में पिताश्री कहा करते थे 1008 वर्णमाला के शब्द होते हैं। 1008 स्वर व्यंजन मिलाकर। भाषा वही है जिसकी व्याकरण है, और जहां व्याकरण का अभाव है वो बोलियां हैं। दोनों में आनंद है। दोनों में आनंद है। व्याकरण तो दोनों में समाहित है। किसी में व्यक्त है, जहां व्यक्त हो गई वो भाषा हो गई, जहां अव्यक्त हो गई वो बोली। तो 1008 शब्दों से बना हुआ है वैदिक संस्कृत वर्णमाला। वैदिक संस्कृत को कालांतर में उसकी क्लिष्टता को समाप्त करने बोलचाल की भाषा प्रारंभ हुई। उसे हम, उस वैदिक संस्कृत की बोलचाल की भाषा को हम लौकिक संस्कृत की भाषा कहते हैं, जिससे वेद पुराण और उपनिषद लिखे गए, जो बोलचाल की भाषा थी। उस समय लोग परस्पर संवाद, उस काल के लोग संस्कृत में ही किया करते थे। बड़ी मीठी सी सरगम युक्त
जिसमें काव्य साहित्य ने स्नान किया, हाँ। जिसमें श्लोक बना, जिसमें 8-8 अक्षरों के शब्द व्याकरणों को लेकर के पहली बार वाल्मीकि ने श्लोक की संरचना की और नृत्य कर उठे कि हाँ मैंने श्लोक बना लिया। शोक प्रकट हुआ, छंद प्रकट हुए, भाव प्रकट हुए जी। वो थी लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति के कालांतर में फिर प्राकृत भाषा आई, पाली भाषा आई, तमाम प्रकार की बोलियां और भाषा उनके समानांतर चलने लगी। तब एक ऐसा अभ्युदय भी हुआ जहां पर भाव को व्यक्त करने के लिए साहित्य ने हिंदी का शंखनाद किया। देखिए, हिंदी की वर्णमाला उतनी ही प्राचीन है जितनी संस्कृत है, क्योंकि संसार की सब भाषाओं की वर्णमाला वहीं से उद्धृत वहाँ लिखा हुआ है संस्कृत में, ई संस्कृत में लिखा है, का खा गा घा सारे शब्द संस्कृत में है, अर्थात हिंदी वहाँ थी। उस समूह को भावाभिव्यक्ति करते हुए हमारे साहित्य क्षेत्र की अनंत, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने भाव से उसको अभिव्यक्ति दी। उसी अभिव्यक्ति में, भाव भक्ति में खोकर तुलसी ने हिंदी भाषा को रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया, जो वो कहते हैं कि ये शिव के मन मानस में है, अर्थात मेरे शिव के अंतर्मन में भी हिंदी समाहित थी उन वर्णमालाओं के साथ, उन शब्द संरचनाओं के साथ में, क्योंकि वही तो शब्द के ब्रह्म हैं, वही तो नाद हैं। तो अब हिंदी जो है जैसे ही इस भक्ति काल में प्रकट हो गई, अपने स्वरूप में आ गई रामचरितमानस, फिर इसमें तमाम वो साहित्यकार जिनके नाम लेने में भी मुझे ये हो रहा है कि मैं कहीं किसी को छोड़ दूंगा तो एक नाम गड़बड़ ना हो जाए। वो हरिश्चंद्र के नाटक और वो लिखे हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे हुए सारी प्रक्रियाएं, कितनी सारी प्रक्रियाएं हिंदी की सेवा में कितने लोग आए। अब देखिए, जो चीज हिंदी में प्रकट हुई वो सर्वमान्य हो गई, सबके द्वारा स्वीकार हो गई, क्योंकि उसमें भाव की अभिव्यक्ति थी। हिंदी में वर्णमाला के, लौकिक संस्कृत में वर्णमाला के 108 शब्द हैं, लौकिक संस्कृत, और हिंदी में वर्णमाला के 52 अक्षर हैं। तो जो वैदिक संस्कृत का ज्ञाता हो जाता है उसको हम कहते हैं श्री 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 1008 चले आ रहे हैं। जो लौकिक संस्कृति पुराण के विशेषज्ञ होते हैं उनको हम लगाते हैं श्री श्री 108 चले आ रहे हैं। अब हिंदी के 52 अक्षर की वर्णमाला आज की तिथि पर सबसे धनी भूत वर्णमाला हिंदी की है। इतने वर्णाक्षर हैं ही नहीं, अंग्रेजी तो बेचारी 26 अक्षर में बैठी हुई, ये तो 52 अक्षरों का संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इसमें एक एक शब्दों के लिए अनंत शब्द हैं, और इनके शब्द, आदर के शब्द अलग हैं, आत्मीयता के शब्द अलग हैं, तिरस्कार के शब्द अलग हैं। आप तो खाली यू ही बोलते बैठे रहोगे, YOU, तो यू यानी आप भी समझ लो, तुम भी समझ लो। लेकिन हमारे पास तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। मेरे एक मित्र अक्सर कहते थे कि इतनी प्रिय भाषा, अंग्रेजी में डियर आप किसी को भी लिख सकते हो, और आत्मीयता की वो सुवास डियर में नहीं है, लेकिन हिंदी में प्रिय लिखने के पहले आप ठिठकोगे कि प्रिय लिखूं कि ना लिखूं। नहीं, प्रिय के साथ आप सोचोगे आत्मीय लिखूं, प्रिय लिखूं, क्या लिखूं, परम प्रिय लिखूं, हृदयांग लिखूं, स्वजन लिखूं, कितने स्वजन लिखें, वो तो अलग अलग अनंत हो गए आपके जो भाव हैं। तो हिंदी एक ऐसे सागर की तरह है। अब हम बात करते हैं मातृभाषा की। प्रत्येक मातृभाषा वंदनीय है जी, क्योंकि वो मूलतः निकली हुई सही वैदिक संस्कृत से है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, क्या नृत्य है, क्या आनंद है। हर भाषा, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, बुंदेलखंडी बोलियां, सभी भाषाएं जो हैं अनंत आनंद देती हैं। आप उस आनंद रस का पान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जो जुड़ा है वो उस रस का पान करता है। अब कोई जो है छुरी काटा चम्मच से खा रहा है, उसको उसमें रस मिल रहा है। कोई जो है कौर बनाकर खा रहा है, उसको उसमें रस मिल रहा है। कोई मिलाकर खा रहा है, कोई उसमें रस मिल रहा है, और कोई बढ़िया चटकारे लेकर खा रहा है, उसमें रस मिल रहा है। रस तो सबको मिल रहा है। तो सारी मातृभाषाओं को प्रणाम है, सब मातृभाषाएं। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं एक प्रवचन के व्याख्यान के सिलसिले में स्विट्जरलैंड पहुंचा। वहां मैं दुकानों में पहुंचा तो वहां लिखा हुआ था, डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी में बात ना करें। और वहाँ समोसा लिखा हुआ था हिंदी में, चकरी लिखा था हिंदी में, यहाँ समोसा मिलता है ये भी लिखा, मुझे देखा समोसा मिलता है। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा अंग्रेजी के अतिरिक्त हम हर भाषा का स्वागत करते हैं। बोले क्यों? बोले अंग्रेज ने गुलाम बना के रखा था लोगों को, वो चले गए तो वो भाषा चली गई। देखिए, प्रश्न यहाँ अंग्रेजी के विरोध का नहीं, बहुत आप बात बहुत स्पष्ट समझिए, किसी भाषा का कोई विरोध नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि सब अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें, सब अपनी मातृभाषाओं में रहें, लेकिन जब माँ भारती की बात चले तो राष्ट्रभाषा तो एक हो। हिंदी राष्ट्र की भाषा है, हिंदी माँ भारती की भाषा है, आजादी के आंदोलन की भाषा है। और हिंदी इस समय उपभोक्तावादी संस्कृति में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी अभी जो है वो पिछड़ी हुई है। मैं अपनी दूसरी बात कह रहा हूँ, विश्व में इससे बड़ा बाजार हिंदी का, हिंदी से बड़ा बाजार किसी का नहीं। सारे औद्योगिक क्षेत्र, सारे लोग, सबसे बड़ी आबादी हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाली है। क्यों? जब क्रिकेटर ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के और आशा भोसले का एक एल्बम बन सकता है, बाजार कितना बड़ा है हिंदी का कि एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर भारत की एक नामचीन पार्श्व गायिका के साथ पार्श्व गायन के लिए आता है। देखिए, अगर हिंदी जगत ना हो, हिंदी जगत को आप समझिए। हिंदी आप देखें, हमारे बच्चे वो बेचारे कॉन्वेंट में पढ़े हुए जितने भी लोग हैं, जी। जो रट के पढ़े हैं लेकिन घर में हिंदी बोलते हैं, वो बाहर निकलकर अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। अब ये धारणा भी खत्म हो गई कि अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान कहलाता है। वो निकल गया, वो युग चला गया। आप पूछेंगे कैसे, तो आप देखिए, मैंने एक बड़ा विज्ञापन का पोस्टर देखा जिसमें कुर्रुम कुर्रुम अंग्रेजी के शब्दों से बनकर लिखा था, लेकिन लिखा हिंदी का शब्द था। आहा, ऐसा लिखा हुआ शब्द था, हिंदी का था। मैंने किसी को व्हाट्सएप करते देखा जो कह रहा था हिंदी तो मुझे पसंद नहीं, मुझे लगा अंग्रेजी कोई किसी और भाषा का विद्वान होगा। वो लिख रहा था तुम कहाँ हो, लिख रहा था TUM तुम, KAHAN कहाँ, HO हो। मैंने कहा भाई तुम ये अंग्रेजी लिख रहे हो क्या? तो ये जो है विस्मयकारी अंग्रेजी में समाहित हो गई है हिंदी। हिंदी सब जगह है, लिखा पढ़ी में है, बोलचाल में है। व्हाट्सएप की चैटिंग का 95% हिस्सा हिंदी में ही है। स्वरूप अलग है क्योंकि उनको टंकण की समस्या है, तो वो उन प्रक्रियाओं में कर रहे हैं। बहुत बड़ा बाजार है। अब तो विदेश के जितने भी लोग हैं जो अंग्रेजी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, वो हिंदी और हिंदी भाषा से जुड़े लोगों को इसलिए आयातित कर रहे हैं अपने पास, इसलिए लेना चाह रहे हैं कि वो अपने कार्य को सुगमता से हिंदी में किस प्रकार कर सकें। हिंदी पर आप जब बैठें, दो लोग बैठे हैं, मैं मराठी हूँ, आप मराठी हैं मान लीजिए, तो हम आपस में बात कर रहे हैं, बस हिंदी की पूजा इतनी करनी है तो हम आपस में मराठी में बात कर सकते हैं। लेकिन अचानक कोई तमिल वाला आ गया, कोई तेलुगु वाला आ गया, कोई हिंदी भी आ गया, तो हम किस भाषा में बात करें? तब हम राष्ट्रभाषा में बात करेंगे, हम हिंदी में बात करने लगेंगे। वो सुगमता हो जाए, प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का उपयोग करे, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता दे दे राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्र की भाषा है हिंदी, आराधना है हिंदी, भेद मिटा देगी। आपका राष्ट्र यदि पुकारना चाहे, माँ भारती आवाज़ देना चाहे, तो यहाँ भेद हो जाएगा। मैया ने हमको तमिल में नहीं पुकारा, मैया ने हमको तेलुगु में नहीं पुकारा, मैया ने हमको कन्नड़ में नहीं पुकारा, मैया ने हमको हिंदी में नहीं पुकारा। माँ की भाषा जो है, राष्ट्र माँ भारती की भाषा, वो हिंदी ही है। हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन मिट जात मन विषय रस रमाए से। अगर मन को विषय रस में रमा दो तो जीवन खत्म हो जाता है। जीवन मिट जात मन विषय रस में रमाए से। कुसंगति मिट जात सत्संग के बनाए से। जी, अगर अच्छी संगत मिल जाए तो कुसंगति मिट जाती है। कुसंगति मिट जाती है। ठीक है। अब आप देखिए, आलस के कीन्हे से किसान मिट जाते। जैसे आलस करेगा तो किसान मिट जाएगा। और आदर मिट जात रोज रोज घर के जाए से। किसी के घर रोज रोज जाइए तो आदर मिट जाएगा। आप समझ रहे हैं? धर्म के कीन्हे से अधर्म मिट जात। जैसे धर्म करिए तो अधर्म खत्म हो जाएगा। और भेद मिट जात। भेद, तुम अलग मैं अलग, ये भेद जो है, द्वैत जो है, द्वेष जो है, भेद मिट जात राष्ट्र हिंदी बनाएंगे। वाह। यदि आपके राष्ट्र की एक भाषा हो जाए हिंदी, और आपके राष्ट्र में अनेकों मातृभाषाओं का स्वागत होता हो, तो ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से अविरल बहने वाली अनेक मातृभाषाओं की नदियाँ एक हिंद महासागर में आकर मिल रही है और कह रही है जय हिंदी, जय हिंद। बहुत सुंदर बात है और बिल्कुल ठीक बात है कि जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि तमाम भारतीय भाषाओं की, बोलियों की जननी संस्कृत है। तो बैर कैसा? बैर का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कई बार राजनीति और सियासत कुछ प्रश्न ऐसे खड़े कर देती हैं अपनी अंतर्निहित मजबूरियों और वोट बैंक की राजनीति की वजह से।
लेकिन सवाल ये भी है, मेरा तो मन ये भी कहता है कि जिस राज्य की सीमाएं जिन अहिंदी भाषी राज्यों से जुड़े हैं, उन राज्यों के स्कूलों में उन अहिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ की भाषा की अनिवार्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हिंदी सीख रहे हैं तो हम, अगर महाराष्ट्र की सीमा से लगता है राज्य, तो हम मराठी सीखें। अगर हमारा पूर्वांचल से जुड़ता है तो हम भोजपुरी सीखें। अगर हम कर्नाटक से हमारी सीमा जुड़ती है तो हम कन्नड़ सीखें। और जैसे दक्षिण भारत के राज्यों के निवासी अमूमन 4 भाषाएं बोल ही लेते हैं या समझ लेते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी भाषी राज्यों को भी अपना दिल बड़ा करना होगा। उनको भी, क्योंकि ये हमारी ही भगिनी है। हिंदी अगर इनकी बड़ी बहन है तो ये हिंदी की ही बहनें हैं, और इन मौसियों से क्यों विराग करना। इस पर जी, मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ शरद जी, जी। मुझे एक बहुत प्रिय संस्मरण ध्यान आ गया। वाह, स्वागत। वो संस्मरण विवेकानंद जी का है। विवेकानंद जी ने इन समस्याओं का समाधान बड़ा सहज बताया है। प्रत्येक मातृभाषाओं का आदर हो, राष्ट्रभाषा का, क्योंकि जब विश्व क्षितिज पर हम प्रकट हों तो भारत वैसे भी देदीप्यमान स्वर्णिम अतीत के साथ है। तो विवेकानंद जो है जलमार्ग से शिकागो की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनको बड़ी देर से घूरता हुआ एक अंग्रेज उनके पास आया। विवेकानंद का स्वरूप बड़ा देदीप्यमान था। बड़ा उन्होंने देखा एक भगवा धारण किए तेजस्वी व्यक्ति पगड़ी पहने हुए वो खड़े हुए थे जहाज की डेक पर। उनके पास आए, उनसे उन्होंने कहा व्हाट्स योर नेम। तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा जी मेरा नाम विवेकानंद है। उस व्यक्ति को लगा कि इनको अंग्रेजी बोलने में समस्या है, तो उन्होंने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम किधर जा रहे हो। उसने अपनी हिंदी को टूटी फूटी व्यक्त किया। तो विवेकानंद जी ने उसको तुरंत उत्तर दिया आई एम गोइंग टू शिकागो। तो उन्होंने कहा व्हाट इज मैटर, जब मैं आपसे अंग्रेजी में बात करता हूँ तब आप मुझसे हिंदी में बात करते हो, और जब मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ तब आप मुझसे अंग्रेजी में बात करते हो। तो विवेकानंद जी ने सहजता से कहा क्षमा करें महोदय, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान कर दिया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया है। तो ये आदान प्रदान की जो प्रक्रियाएं हैं ये बड़ी सहजता ला देगी। और मैं आपको बताऊं, संसार का हर व्यक्ति, खासकर भारत भूधरा का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषाओं को, जो उनकी मातृभाषा है, उसको प्रवाहित करे और हिंदी को आत्मसात करे। तो दोनों जब मिलेंगी तो एक ऐसा संगम होगा कि राष्ट्र में भेद मिट जाएगा। इसी के लिए शंकर निकले, शंकराचार्य निकले, इसी के लिए दयानंद सरस्वती निकले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी अलख जगाई, और इस अलख को जगाने की आवश्यकता आज भी है। बात हिंदी की तो है ही आज हिंदी दिवस पर, लेकिन बड़ा प्रश्न ये भी है कि भारत रूपी ये जो समुद्र है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग स्वरूप के लोगों, जल जीवों का एक बड़ा समुच्चय है। आखिर हम मिलकर तभी रहेंगे जब हमारे बेटी और रोटी के भी रिश्ते होंगे। जब तमिलनाडु का व्यक्ति नौकरी के लिए भोपाल आएगा और भोपाल का व्यक्ति नौकरी के लिए तमिलनाडु जाएगा, और बात यहीं समाप्त नहीं होती है। अपनी तथाकथित तमाम चीज़ों को दिमाग से हटाइए, और अंतर जातीय विवाहों का भी एक स्वरूप, मैं वरिष्ठ पीढ़ी को प्रणाम करते हुए ये कह रहा हूँ कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो ये जातिगत तथाकथित श्रेष्ठता, अपनी जाति, अपने कुल पर अभिमान करना, अभिमान करने वाली बात सिर्फ एक ही है कि हम भारत में जन्मे हैं और हम मनुष्य हैं, बस। इसके बाद जो कुछ भी आपको इस संसार में अपनी कीर्ति के रूप में अमिट करना है वो आपके कर्म होंगे, ना आपकी जाति होगी, ना आपके पिता प्रपिता उसके पहले के पूर्वजों की ख्याति का इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको गोस्वामी जी, अद्भुत आनंद आया, और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विवेकानंद जी की इस बात को हमेशा स्मरण रखने की बात है कि अगर कोई तमिल हमसे टूटी फूटी हिंदी में बोल रहा है तो हम भी उससे तमिल में अगर पूछ लेंगे और प्रणाम करेंगे कि बहुत सुंदर भाषा है। यही भारत भाव है, यही हिंदी के प्रति हमारा सच्चा सम्मान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार आप सभी को फिर हिंदी दिवस की। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
नमस्कार।